नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब इस बारे में है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझना। जैसे छोटे बदलावों का बड़ा असर कैसे होता है। और क्यों सिस्टम बनाना लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है। और असल में आदतें बदलने के तरीके क्या हैं? हाँ, मतलब प्रैक्टिकल तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक की अपनी कहानी से। वो काफी दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। जेम्स क्लियर वो बताते हैं कि हाई स्कूल में उनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। बेसबॉल खेलते हुए है ना, बैट सीधा चेहरे पर लगा था। हाँ, चोट बहुत गंभीर थी। नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर, आंख के सॉकेट भी। मतलब बहुत बुरा हाल था। उन्हें कुछ समय के लिए कोमा में भी रखा गया था, जैसा आपने बताया, और ठीक होने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। बिल्कुल। डबल विजन की दिक्कत, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम, बेसबॉल टीम से भी निकाल दिया गया था। लेकिन यहाँ से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सही कहा। उन्होंने बड़े नाटकीय बदलावों के बजाय छोटी रोजाना की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। बस 1% बेहतर होने पर। जैसे रोज थोड़ा ज्यादा सोना या पढ़ाई में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना, इस तरह की छोटी चीजें। हाँ, और यही छोटी आदतें थी जिन्होंने धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे, उन्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से ठीक होने में मदद की। बल्कि अकादमिक और खेल दोनों में वो बहुत आगे निकल गए। अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप एथलीट बने, ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में भी चुने गए। ये सब रातों रात नहीं हुआ, यही पॉइंट है। ये छोटी जीतों और लगातार कोशिशों का नतीजा था। और यही सोच, यही अनुभव उनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स का आधार बना। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि सफलता अक्सर बहुत सारे छोटे, लगातार किए गए कामों का जोड़ होती है। कोई एक बड़ा जादुई पल नहीं होता। इसी आइडिया का एक और बहुत अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। हाँ, वो तो कमाल का उदाहरण है। 2003 से पहले करीब 100 साल तक उनका प्रदर्शन बहुत ही साधारण था, मतलब कुछ खास नहीं। फिर आए डेव ब्रेल्सफर्ड परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनकर, और उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। हाँ, उन्होंने जिसे मामूली लाभों का एकत्रीकरण या एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहा। मतलब हर उस छोटी से छोटी चीज में 1% सुधार करना जो साइकिलिंग से जुड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ बाइक की सीट या टायर जैसी ऑब्वियस चीजों तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने राइडर्स के हाथ धोने के सबसे अच्छे तरीके से लेकर, ताकि वो बीमार कम पड़े। हाँ, और सबसे आरामदायक तकिया, गद्दे खोजना ताकि नींद अच्छी आए, यहाँ तक कि टीम ट्रक के अंदर का रंग सफेद करवाया। अच्छा, वो क्यों? ताकि धूल आसानी से दिख सके और उसे तुरंत साफ किया जा सके, क्योंकि धूल बाइक के पुर्जों की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकती है। देखिए कितनी छोटी बात है। वाह, ये तो कमाल है। और नतीजे वो तो चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। 5 साल के अंदर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में टीम ने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? हाँ। और फिर 2012 लंदन ओलंपिक्स में? 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्राइडली विगिन्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस जीता, और उसके बाद भी जीत का सिलसिला जारी रहा। तो ये छोटे छोटे 1% सुधार ये जुड़ते चले गए। हाँ, बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। बस ये आदतों के लिए है। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देती हैं। और बुरी वो आदतें, दुश्मन। ये चक्रवृद्धि असर दोनों तरफ काम करता है ना? निश्चित रूप से। अच्छी आदतें जैसे रोज कुछ नया सीखना आपका ज्ञान बढ़ाती हैं। रोज थोड़ी कसरत करना सेहत सुधारता है। रिश्ते बेहतर होते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं। ये सब जुड़ता जाता है। और नकारात्मक पक्ष पर? वैसे ही छोटा मोटा तनाव अगर लगातार बना रहे तो वो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बन सकता है। नकारात्मक सोच, जैसे खुद को बेकार समझना, ये एक दुष्चक्र बन जाता है। ये भी समय के साथ बढ़ता है। और अक्सर लोग यहीं पर हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि शुरू में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, बिल्कुल। लेखक इसे रुकी हुई प्रगति का पठार या प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं पर नतीजे नहीं दिख रहे। जैसे बर्फ का पिघलना, तापमान 25 से 31 डिग्री तक जाता है, कुछ नहीं होता। फिर 32 डिग्री पे बस 1 डिग्री का फर्क। और बर्फ पिघलने लगती है। वो 1 डिग्री का बदलाव बड़ा परिवर्तन लाता है, लेकिन वो पहले के डिग्री बढ़ने का ही नतीजा है। या वो पत्थर तोड़ने वाले का उदाहरण, 100 बार चोट मारता है, कुछ नहीं होता। हाँ, और फिर 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में। तो क्या सिर्फ आखिरी चोट ने काम किया? नहीं,
वो पहले की 100 चोटों का जमा हुआ असर था जो उस वक्त सामने आया। तो इसका मतलब है कि धैर्य बहुत जरूरी है। परिणाम अक्सर बहुत सारे पिछले कामों के जमा होने के बाद ही दिखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक का अगला पॉइंट आता है, लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहते हैं कि सफल और असफल दोनों लोगों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। जैसे टूर डी फ्रांस जीतना। सही कहा। ब्रिटिश साइकिल चालकों का लक्ष्य तो हमेशा से जीतना ही था। बदला क्या? उनका सिस्टम। उन्होंने लगातार छोटे सुधारों का एक सिस्टम बनाया। तो लक्ष्य तो बस दिशा बताते हैं। हाँ, लक्ष्य दिशा देते हैं, मंजिल तय करते हैं, लेकिन सिस्टम ही वो प्रक्रिया है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। और ये सिस्टम सिर्फ नतीजे नहीं बदलते, ये हमारी पहचान भी बदलते हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये शायद किताब का सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली विचार है। हर बार जब आप कोई काम करते हैं, कोई आदत अपनाते हैं, तो आप असल में उस तरह के इंसान बनने के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। जैसे हर बार जब आप लिखते हैं, आप एक लेखक होने के लिए वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप एक एथलीट होने के लिए वोट डाल रहे हैं। आदतें आपकी पहचान का सबूत बन जाती हैं। तो बदलाव सिर्फ व्यवहार का नहीं, बल्कि अपनी पहचान का होना चाहिए। मुझे वजन कम करना है के बजाय मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। बिल्कुल। फोकस नतीजे से हटकर उस व्यक्ति बनने पर होना चाहिए जो वो नतीजे हासिल कर सकता है। तो ठीक है, ये सब समझ आता है, पर सवाल ये है कि ये आदतें बनाएं कैसे या बुरी आदतें तोड़ें कैसे? इसके लिए लेखक ने 4 नियम दिए हैं। हाँ, व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम ये बताते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं और उन्हें बदला कैसे जा सकता है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत का जो ट्रिगर या संकेत है उसे साफ साफ दिखना चाहिए। हाँ, हमारा दिमाग अवचेतन रूप से इन संकेतों को पकड़ता है। जैसे वो पैरामेडिक वाली कहानी है जिसने अपने ससुर के चेहरे पर दिल के दौरे के बहुत ही सूक्ष्म संकेत पहचान लिए थे जो दूसरों को नहीं दिखे। क्योंकि वो उन संकेतों को देखने के लिए ट्रेन्ड था। बिल्कुल। हमारी कई आदतें तो ऑटो पायलट पर चलती हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम उन्हें कब और क्यों कर रहे हैं। उन्हें बदलने के लिए पहले उनके बारे में जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए लेखक हैबिट स्कोरकार्ड बनाने को कहते हैं। हाँ, मतलब अपनी रोज की आदतों को बस लिख लेना, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, फिर उन्हें पहचानना कि कौन सी अच्छी प्लस, कौन सी बुरी माइनस और कौन सी न्यूट्रल इक्वल टू। ये पहला कदम है, जागरूकता। जापान की वो पॉइंटिंग एंड कॉलिंग प्रणाली भी इसी जागरूकता को बढ़ाने का एक तरीका है। ट्रेन ड्राइवर हर सिग्नल पर उंगली उठाते हैं और जोर से बोलते हैं। हाँ, वो अवचेतन आदत को चेतन स्तर पर ले आते हैं। गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। एक और तरीका है हैबिट स्टैकिंग। ये क्या है? इसका सीधा सा फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगी। आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी अच्छी तरह से जमी हुई आदत के साथ जोड़ देते हैं। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगी, या ऑफिस से घर आने के बाद जूते उतारते ही मैं अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगी। बिल्कुल। पुरानी आदत नई आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाती है। उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और माहौल बदलना, ये भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, आपका माहौल आपकी आदतों पर बहुत असर डालता है। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने सामने रखें और बुरी आदतों के संकेतों को नजरों से दूर कर दें। जैसे अगर ज्यादा फल खाने हैं तो उन्हें फ्रिज में छिपाने के बजाय काउंटर पर एक कटोरे में रखें। बिल्कुल। या अगर टीवी कम देखना है तो उसे बेडरूम से हटा दें। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की कैंटीन का उदाहरण याद है। हाँ, उन्होंने सिर्फ पानी की बोतलों को ज्यादा सामने रख दिया और सोडा पीछे। नतीजा, पानी की बिक्री बढ़ गई, सोडा की कम हो गई, बिना किसी को कुछ कहे। यही माहौल की ताकत है, वो संकेतों को स्पष्ट या अदृश्य बना देता है। और ये भी दिलचस्प था कि जो लोग ज्यादा आत्मनियंत्रण वाले लगते हैं वो असल में इच्छा शक्ति के धनी नहीं होते। हाँ, वो बस प्रलोभन वाली स्थितियों से बचने में माहिर होते हैं। वो ऐसे माहौल बनाते हैं जहां इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़े। ठीक है, तो ये था पहला नियम, स्पष्ट बनाओ। अब दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, अगर कोई आदत आकर्षक नहीं लगेगी तो उसे करने की इच्छा ही नहीं होगी। हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ खिंचता है जो फायदेमंद या मजेदार लगती हैं। इसमें डोपामाइन हार्मोन का बड़ा रोल है ना? बिल्कुल। डोपामिन सिर्फ खुशी महसूस करने के बारे में नहीं है, ये उससे ज्यादा इच्छा, वांटिंग और प्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में है।
जब हमें किसी इनाम की उम्मीद होती है, डोपामीन रिलीज होता है और वो हमें उस इनाम को पाने के लिए काम करने को उकसाता है। जंक फूड या सोशल मीडिया जैसी चीजें इसीलिए इतनी आकर्षक होती हैं क्योंकि वो डोपामाइन का एक बड़ा हिट देती हैं। हाँ, वो सुपरनॉर्मल स्टिमुली की तरह हैं, असलियत के अतिरंजित रूप जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। तो हम अपनी अच्छी आदतों को ज्यादा आकर्षक कैसे बना सकते हैं? एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। आप जो काम करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, उसे उस काम से जोड़ दें जो आपको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, बाइक चलाना। अच्छा, मतलब मैं नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर होंगी। बिल्कुल। इससे वो काम जो शायद उबाऊ लगता हो, ज्यादा आकर्षक बन जाता है क्योंकि उसके साथ एक मजेदार चीज जुड़ गई है। और हमारा सामाजिक माहौल भी आदतों को आकर्षक बनाने में मदद करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। हम 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं: करीबी लोग, परिवार, दोस्त, बहुमत, भीड़ क्या कर रही है, और शक्तिशाली या सम्मानित लोग जिनकी हम इज्जत करते हैं। मतलब अगर हमारे दोस्त कसरत करते हैं तो हमारे लिए भी कसरत करना ज्यादा स्वाभाविक और आकर्षक हो जाता है। हाँ, पोलगर बहनों का उदाहरण है, जिन्हें उनके पिता ने बचपन से ही शतरंज के माहौल में पाला। तीनों ग्रैंड मास्टर बनी। पारिवारिक संस्कृति ने शतरंज को उनके लिए आकर्षक बना दिया। और मानसिकता बदलना भी मदद कर सकता है। मुझे करना है के बजाय मुझे करने को मिलता है। बिल्कुल। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठकर कसरत करनी है के बजाय मुझे सुबह जल्दी उठकर कसरत करने का मौका मिल रहा है ताकि मैं दिन भर एनर्जेटिक रह सकूं। ये नजरिए का फर्क काम को बोझ से अवसर बना देता है। सही है। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। हाँ, इंसान स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। हम वो काम आसानी से करते हैं जिनमें कम रुकावटें हों। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी की फोटोग्राफी क्लास का उदाहरण याद है? हाँ, उसमें एक ग्रुप को सिर्फ तस्वीरों की मात्रा, क्वांटिटी के आधार पर ग्रेड मिलना था और दूसरे को सिर्फ एक परफेक्ट तस्वीर की गुणवत्ता, क्वालिटी पर। और नतीजा? मात्रा वाले ग्रुप ने बेहतर तस्वीरें बनाई। क्योंकि वो लगातार अभ्यास कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, सीख रहे थे। जबकि गुणवत्ता वाला ग्रुप सिर्फ सोचता रह गया कि परफेक्ट शॉट कैसे लें। बस शुरुआत करना, काम करना ज्यादा जरूरी है। तो अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें उनके रास्ते की रुकावटें, फ्रिक्शन कम करनी होंगी। बिल्कुल। जितना आसान हो सके उतना आसान बनाना होगा। जैसे अगर रोज सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने जिम के कपड़े, जूते, पानी की बोतल सब तैयार करके रख लें। सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा। यानी आदत शुरू करने के लिए जितने कम कदम उठाने पड़े उतना अच्छा। हाँ, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन के जरिए यही किया। उन्होंने अपनी उत्पादन प्रक्रिया से हर तरह की बर्बादी और रुकावट को हटाया, जिससे काम आसान और ज्यादा कुशल हो गया। आजकल की कई सफल ऐप्स और सर्विसेज भी यही करती हैं। वो जिंदगी से छोटी छोटी रुकावटें हटा देती हैं, जैसे खाना ऑर्डर करना, टैक्सी बुलाना। बिल्कुल, वो आदतों को आसान बनाते हैं। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करना है, उनके लिए रुकावटें बढ़ानी है। हाँ, अगर आप फोन का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज करें। टीवी कम देखना है तो हर बार देखने के बाद रिमोट की बैटरी निकालकर कहीं और रख दें। अगली बार देखने से पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 मिनट का नियम भी इसी से जुड़ा है। हाँ, ये बहुत कारगर है। कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना है के बजाय रोज रात को सोने से पहले 1 पन्ना पढ़ना है। या रोज योगा करना है के बजाय रोज सुबह अपना योगा मैट बिछाना है। बस शुरुआत करना आसान बनाना है। एक बार आपने शुरू कर दिया तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है, मोमेंटम बन जाता है। ठीक है। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम वही काम दोहराते हैं जिनसे हमें तुरंत अच्छा महसूस होता है, जिनसे संतुष्टि मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि अच्छी आदतों का फायदा तो अक्सर देर से मिलता है। जैसे कसरत का असर महीनों बाद दिखता है या बचत का फायदा सालों बाद। बिल्कुल। और बुरी आदतों का मजा तुरंत मिलता है। सिगरेट पीने का, जंक फूड खाने का। इसे व्यवहार अर्थशास्त्री समय असंगति, टाइम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। हमारा दिमाग तत्काल इनाम को ज्यादा महत्व देता है, भले ही भविष्य का इनाम बड़ा हो। तो हमें अच्छी आदतों को किसी तरह तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। हाँ, हमें कोई छोटा तत्काल इनाम जोड़ना होगा जो ये सिग्नल दे कि हमने सही काम किया है। जैसे जैसे हर बार जब आप कोई बुरी आदत छोड़ें,
मान लीजिए बाहर का खाना ना खाएं, तो जो पैसे बचे उन्हें तुरंत एक अलग जार या अकाउंट में डाल दें, जिसका नाम आपने यूरोप ट्रिप या नया फोन रखा हो। आप तुरंत अपनी प्रगति देखेंगे। ये संतोषजनक है। आदत ट्रैकिंग भी इसी काम आती है ना? कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ बिल्कुल, वो दिखने वाली लकीर, वो चेन, उसे बनाए रखना अपने आप में एक इनाम बन जाता है। आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। जेरी सीनफेल्ड की ये मशहूर तकनीक है। ये आदत को स्पष्ट आप देख सकते हैं, आकर्षक आप चेन नहीं तोड़ना चाहते, और संतोषजनक हर क्रॉस एक छोटी जीत है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप सही चीज ट्रैक कर रहे हो। कभी कभार लोग मेट्रिक पर इतना फोकस कर देते हैं कि असली लक्ष्य भूल जाते हैं। इसे गुडहार्ट का नियम कहते हैं। जब कोई माप लक्ष्य बन जाता है तो वो एक अच्छा माप नहीं रह जाता। अच्छा पॉइंट है। और एक जवाबदेही साथी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या आदत अनुबंध, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी संतुष्टि और असंतुष्टि को समीकरण में लाता है। अगर आप किसी दोस्त को बताते हैं कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, तो आप निराश नहीं करना चाहेंगे। या आप एक अनुबंध बना सकते हैं कि अगर आप आदत पूरी नहीं करते तो आपको कुछ सजा भुगतनी पड़ेगी, जैसे अपने दोस्त को पैसे देने पड़ेंगे। ब्रायन हैरिस का उदाहरण था, जिसने अपनी पत्नी और ट्रेनर के साथ अनुबंध किया था कि अगर वो अपना वजन कम नहीं कर पाया तो उसे हर हफ्ते उन्हें पैसे देने होंगे। हाँ, ये बाहरी दबाव और परिणाम आदत को तुरंत संतोषजनक या असंतोषजनक बना देते हैं। तो ये है 4 नियम: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। ये आदतें बनाने और तोड़ने का एक पूरा ढांचा देते हैं। बिल्कुल। किताब में कुछ और उन्नत रणनीतियों का भी जिक्र है संक्षेप में। हाँ, जैसे ये मानना कि हमारी प्राकृतिक प्रतिभाएं और जीन्स भी भूमिका निभाते हैं। सही। सफलता सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं करती। ये भी जरूरी है कि आप वो खेल चुनें जो आपकी प्राकृतिक शक्तियों से मेल खाता हो। माइकल फेल्प्स तैराकी के लिए बने थे, वो शायद बेहतरीन धावक नहीं बन पाते। तो खुद से पूछना जरूरी है कि मेरे लिए स्वाभाविक रूप से क्या आसान है, मुझे क्या करने में मजा आता है, कहाँ मुझे दूसरों से बेहतर नतीजे मिलते हैं कम मेहनत में। हाँ, और फिर उस क्षेत्र में अपनी आदतें बनानी चाहिए। इसे अन्वेषण शोषण ट्रेड ऑफ कहते हैं। पहले खोजें कि आप किस में अच्छे हैं, फिर उस पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो अलग होकर जीतें। स्कॉट एडम्स वाला उदाहरण। हाँ, डिल्बर्ट कॉमिक्स वाले वो कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे अच्छे आर्टिस्ट नहीं हैं, न ही सबसे मजाहिया लेखक और न ही बेहतरीन बिजनेसमैन, लेकिन इन तीनों का उनका जो मिश्रण है, औसत दर्जे की ड्राइंग, ठीक-ठाक ह्यूमर और बिजनेस का ज्ञान, वो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अपने कौशलों को मिलाएं। और फिर है गोल्डीलॉक्स नियम। हाँ, कि हम तब सबसे ज्यादा प्रेरित होते हैं जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हमारी वर्तमान क्षमता के ठीक किनारे पर हो। न बहुत आसान जिससे बोरियत हो, न बहुत मुश्किल जिससे हताशा हो, बस सही मात्रा में चुनौतीपूर्ण। और शायद सबसे बड़ा सबक, बोरियत से निपटना। सफलता का असली दुश्मन अक्सर बोरियत होता है। बिल्कुल। जब कोई आदत बन जाती है तो वो रोमांचक नहीं रहती, वो रूटीन बन जाती है। असली पेशेवर वो होते हैं जो इस बोरियत के बावजूद टिके रहते हैं, रोज अपना काम करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। स्टीव मार्टिन के करीब 15 साल तक स्टैंड अप कॉमेडी का अभ्यास किया था। लगातार लगे रहना ही कुंजी है। हाँ, आपको प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा, सिर्फ परिणाम से नहीं। लेखक प्रतिबिंब और समीक्षा, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू के महत्व पर जोर देते हैं। हाँ, समय समय पर रुक कर देखना कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, अपनी प्रगति का जायजा लेना लगातार सुधार के लिए जरूरी है। अपनी पहचान को भी बहुत संकीर्ण नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर आप खुद को सिर्फ एक धावक मानते हैं और चोट लगने के कारण आप दौड़ नहीं पाते, तो आपकी पूरी पहचान हिल जाएगी। खुद को एक सीखने वाला, विकसित होने वाला इंसान मानना बेहतर है, जो अलग अलग भूमिकाएं निभा सकता है। तो कुल मिला के संदेश ये है कि ये छोटी छोटी आदतें, ये 1% सुधार, ये सिस्टम पे ध्यान देना, ये सब मिलकर समय के साथ बहुत बड़े असाधारण बदलाव ला सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ परिणाम हासिल करने के बारे में नहीं है, ये उस तरह का इंसान बनने की प्रक्रिया है जो उन परिणामों को लगातार हासिल कर सके। तो अंत में सोचने वाली बात ये है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली लगने वाला कदम है जिसे कोई उठा सकता है। एक ऐसा कदम जो उनकी मनचाही पहचान की दिशा में एक वोट की तरह हो। कोई ऐसा काम जो इतना आसान हो कि उसे न करना ज्यादा मुश्किल लगे। वाकई ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छा सवाल है। कैसे सबसे छोटे काम भी धीरे धीरे हमारी दिशा और अंततः हमारी मंजिल बदल सकते हैं।